हेलो साथियों, नमस्कार। मैं अमित कुमार। रिजल्ट मित्रा वनडे एग्जाम प्लेटफॉर्म पर आप सभी साथियों का अभिनंदन एवं स्वागत है। और जीके जीएस की क्लास में आप सभी लोग स्टार्ट हो जाइए। यूपी कांस्टेबल, अगर आपको वर्दी पहनने का जुनून है तो हम रिजल्ट मित्रा आपको रिजल्ट देने के लिए यहाँ पर बिल्कुल तैयार बैठे हैं। आप सभी लोग फटाफट लाइव हो जाइए और सेशन को अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर दीजिए। और ये है आपके जीके जीएस की क्लास और यहाँ पर चलते हैं। समय बिल्कुल भी न गवाते हैं क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है और हमको पढ़ना बहुत ही ज़्यादा है। आइए, यहाँ पर ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। यूपीएसएसएफ का पूरा नाम क्या है? उत्तर प्रदेश सोशल सोर्स फोर्स, उत्तर प्रदेश सोशल सिक्योरिटी फोर्स, उत्तर प्रदेश सॉलिड सिक्योरिटी फोर्स, उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो यह सितंबर 2020 में, सितंबर 2020 में इसकी स्थापना की गई। ठीक है। और इस यूपीएसएसएफ के जो हेडक्वार्टर्स हैं, कहाँ 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 पर यूपीएसएसएफ है? तो भैया यह लखनऊ, लखनऊ में है, प्रयागराज में है, नोएडा में है, नोएडा यानी गौतम बुद्ध नगर, ठीक है, नोएडा में है, गोरखपुर में है, गोरख में है, और इसके अलावा साथियों ये आपके आगरा में है। ठीक है। तो इसका जो मुख्यालय है लखनऊ, प्रयागराज, नोएडा, गोरखपुर, आगरा, इन 5 जगहों पर है। और यह उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स जो है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन बनाए रखने के लिए यह काम करती है। और राइट आंसर हमारा यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? डी वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की एक पहल है? तो यह जो पहल है उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए, उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए, बढ़ावा देने एक ऑनलाइन, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। ठीक है। और यह किस सरकार ने किया? तो भैया उत्तर प्रदेश ने। तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा जो है उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए, जो नए उद्यमी है उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने के लिए, ठीक है, यहाँ पर एक पहल शुरू की गई है जिसे हम बोलते हैं निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन। यह एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है ताकि वह आसानी के साथ जो है उद्योग के साथ जुड़ सके। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। विमुद्रीकरण को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो विमुद्रीकरण, आप सभी को पता है कि विमुद्रीकरण के कारण क्या होता है? नोटबंदी होता है। यानी जो जब किसी देश में, जब कोई भी देश हो, जब किसी देश में, देश में काला धन यानी ब्लैक मनी होता है, काला धन का प्रचलन अधिक होने लगता है, प्रचलन अधिक होने लगता है, तो तो क्या किया जाता है? विमुद्रीकरण यानी पुराने नोट को बंद कर, पुराने बंद कर नए नए नोट जारी किए जाते हैं, नए नोट जारी किए जाते हैं। ठीक है। और पिछली बार कब बंद किया गया? तो आप सभी को पता है भैया, 8 नवंबर 2016 को टाइम जो है क्या किया गया था? नोटबंदी किया गया था, नोट बंद किया गया था। और कौन से नोट बंद किए गए थे? तो भैया 500 के नोट और 1000 के नोट, 500 के नोट और 1000 के, यानी दो बड़े नेट है। आगे चल करके धीरे धीरे और भी बंद कर दिए गए। 100 के नोट भी बदले गए, 50 के भी नए, मतलब 50 और 100 के मुद्रा जो है पुराने वाले नोट अभी भी प्रचलन में है, पूरी तरह से बंद नहीं है। लेकिन 500 और 1000 के नोट जो नए बड़े नोट थे उनको पूरी तरह से क्या कर दिया गया? बंद कर दिया गया। बाद में फिर 2000 का नोट भी लाया गया, 2000 नोट को अब वापस ले लिया गया है। अब प्रचलन केवल
जो बड़ी मुद्रा के तौर पर है वह केवल 500 का नोट अब रह गया है। ठीक है, तो नोटबंदी, कैशलेस, कोई मुद्रा नहीं, नई मुद्रा नहीं, क्या किया जाता है, नोटबंदी किया जाता है। विमुद्रीकरण का जो दूसरे नाम से जाना जाता है उसको कहते हैं नोट बंदी। क्या कहा जाता है, नोट बंदी कहा जाता है। ठीक है, और अगर हम बात करें कि सबसे पहली बार यानी सबसे पहली बार नोटबंदी कब किया गया था, तो याद रखिएगा भारत में सबसे पहली बार, भारत में पहली थी, भारत में पहली बार नोटबंदी की 1939 में। कौन से नोट बंद किए गए थे, 1000 के, 1000 व 10,000। मैं सोचिए 10,000 के भी नोट चलते, 1000 और 10,000 के नोट क्या किए गए, बंद किए गए। यानी सोचिए एक समय जो है भारत में 10,000 का भी नोट जो है प्रचलन में था। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, ए वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार एक अवधि या एक पट्टे या वचनबंध या अनुदान के तहत हरित भूमि खंड को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है, समेकित कहा जाता है, कृषि भूमि कहा जाता है, बाग भूमि कहा जाता है, या होल्डिंग कहा जाता है। तो होल्डिंग कहा जाता है, धृति कहा जाता है। होल्डिंग का मतलब यह होता है कि एक अवधि या एक पट्टे या वचनबंध या अनुदान के तहत जो धारित भूमि खंड होता है उसे हम क्या बोलते हैं, धृति यानी होल्डिंग। यानी हम क्या कर लिए, उसको होल्ड कर लिए हैं कुछ काम करने के लिए, है ना। ठीक है, तो उस काम करने के लिए उसको क्या कर लिया गया, होल्डिंग कर लिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, ईमेल में भरोसेमंद स्रोत बनकर दुर्भावनापूर्ण कारणों के लिए संवेदनशील जानकारी जैसे यूजर नेम, पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड विवरण आदि प्राप्त करने का प्रयास क्या कहलाता है, सोर्सिंग कहलाता है, लोसिंग कहलाता है, चीटिंग कहलाता है, या फिशिंग कहलाता है। भैया उसे हम कहते हैं फिशिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, फिशिंग कहते हैं। यानी राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। टका, टका निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है, भैया टका कहाँ चलता है, बांग्लादेश की राजधानी क्या है, ढाका। बांग्लादेश की राजधानी क्या है, ढाका। और यहाँ पे क्या चलता है, टका चलता है। ठीक है, वहीं थाईलैंड की राजधानी क्या है, बैंकॉक। थाईलैंड की राजधानी क्या है, बैंकॉक है। यहाँ पे कौन सी मुद्रा चलती है, यहाँ पे मुद्रा चलती है बहत। क्या चलती है, बहत, BAHT। बहत यहाँ की मुद्रा है। वहीं अगर तुर्की नहीं बोलते, अब इसको तुर्कीये कहा जाता है। इसका नया नाम क्या हो चुका है, तुर्कीये हो चुका है। और तुर्की की राजधानी क्या है, तो आप सभी साथी को पता होना चाहिए, तुर्की की राजधानी अंकारा, और यहाँ पे कौन सी मुद्रा चलती है साथियों, लीरा चलती है। वहीं सर्बिया की बात करें जो कि एक यूरोपियन कंट्री है, जो कि जर्मनी, जर्मनी कह रहा हूँ, पोलैंड है, और आपके पोलैंड जर्मनी से घिरा हुआ है। ठीक है, कोसोवो, जर्मनी नहीं, पोलैंड से जो है घिरा हुआ एक देश है सर्बिया। एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। और सर्बिया की राजधानी क्या है, बेलग्रेड। सर्बिया की राजधानी क्या है, बेलग्रेड। बेलग्रेड जो है इसकी राजधानी है। और यहाँ पे करेंसी क्या चलती है, यहाँ की करेंसी क्या है, यू। यानी यहाँ पे हमारा राइट आंसर किस देश की का टका है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी वाला हमारा आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जीएसटी के लिए सही नहीं है। जीएसटी एकल प्रशासन के तहत पूरे देश में एक सामान्य और कानून प्रक्रिया है। जीएसटी एक गंतव्य आधारित टैक्स है। जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट या मूल्य के घटाव के लाभ के साथ एक ही दर पर वस्तुओं और सेवाओं दोनों पर एक व्यापक उगाही और वसूली है। वस्तुओं और सेवाओं पर कई प्रकार के कर लगाए जाते हैं। तो ये तो चलो सही है भाई। ठीक है, और जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट या मूल्य के घटाव के लाभ के साथ एक ही दर पर वस्तुओं और सेवाओं दोनों पर एक ही व्यापक रूप से उगाही की जाती है, यह भी बिल्कुल सही है। जीएसटी एक गंतव्य आधारित है ना। गंतव्य आधारित मतलब अलग अलग राज्यों में अलग अलग जो है जीएसटी लगाया जाता है ना। जैसे आप सुनते हैं कि उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा जीएसटी यहाँ पे अलग है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अलग है। यानी एक तरह से क्या है, ये गंतव्य आधारित, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग। जीएसटी एकल प्रशासन के तहत पूरे देश में एक सामान्य कानून प्रक्रिया है, ये साथ ही गलत हो जाएगा, क्योंकि पूरे देश में एक जैसा कानून नहीं है। हर
राज्य जो है अलग अलग जीएसटी लगाता है, तो एक जैसा यहाँ पे नहीं हो जाएगा। राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, जो कि रॉन्ग है, ए वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह कच्छ गुजरात में स्थित है? इसे दीनदयाल बंदरगाह, कांडला बंदरगाह भी कहते हैं, और यह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यह यह भारत का सबसे अधिक सबसे अधिक कंटेनर उपलब्ध कराने वाला बंदरगाह है। उपलब्ध कराने वाला बंदरगाह है, ठीक है। या आप ऐसा भी कह सकते हैं, अधिक यानी जहाँ पे सब जा सकते हैं। तो भारत का सबसे अधिक शिप, ठीक है, बंदरगाह शिप बंदरगाह मतलब जहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है आपके शिप आ सकते हैं, तो वह है आपका कांडला बंदरगाह। इसे दीनदयाल बंदरगाह के रूप में जाना भी जाता है, और यह है कहाँ पे भैया? गुजरात में। कहाँ पे है? गुजरात में, ठीक है। वहीं पारादीप कहाँ पे है? यह आपके उड़ीसा में बंदरगाह। वहीं जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह की बात करें तो यह कहाँ पे है? मुंबई के पास में, मुंबई यानी महाराष्ट्र। पहले इसका नाम जो जवाहरलाल नेहरू है, पहले इसका नाम आवा आवा सेवा बंदरगाह के रूप में जाना जाता है। ये इसका पुराना नाम है। ये इसका क्या है? पुराना नाम है। पुराना नाम भी याद रखेंगे, नहावा शेवा। मारमू गांव बंदरगाह ये कहाँ पे है? तो ये गोवा में है। कहाँ पे है साथियों? गोवा में है। और यह पहले प्रचलित था लौह निर्यात के लिए। फिलहाल अब उतना नहीं रह गया, लेकिन पहले यह लौह इस्पात निर्यात के लिए प्रसिद्ध था मारमू गांव। हाल ही में श्री अमित शाह ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी NCDFI का आधारशिला रखा है? आनंद में, जयपुर में, बेंगलुरु में, गांधीनगर में। कहाँ पे रखा भैया? आनंद कहाँ पे है? यह है आपके गुजरात में। कहाँ पे है? गुजरात में। और इसकी अभी हाल ही में आधारशिला रखी गई है आनंद में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, करंट अफेयर में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो दूध दुग्ध को बढ़ावा देने के लिए पहले इसका मुख्यालय हुआ करता था नई दिल्ली। नई दिल्ली से इसका मुख्यालय हटा करके कहाँ पे रख दिया गया? आनंद में रख दिया गया, गुजरात में, ठीक है, दुग्ध को बढ़ावा देने। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार सहकारी एवं दुग्ध उत्पादन कंपनियों को आगे बढ़ने और प्रतिस्पर्धी भाव पैदा करने प्रेरित करने हेतु किया जाता है? तो आप सभी को पता है, द्रोणाचार्य पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार और मेजर अर्जुन पुरस्कार, ये सभी जो है राष्ट्रीय पुरस्कार से संबंधित हैं। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार, ये क्या है? 3 राष्ट्रीय खेल पुरस्कार हैं। हमारा बचा कौन सा ऑप्शन? तो राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार किससे संबंधित है? डेयरी से संबंधित है। तो जो डेयरी के क्षेत्र में अधिक उत्कृष्ट काम करते हैं उनको, या उनके संस्थान को, ठीक है, या एक किसी व्यक्ति को जो डेयरी के में जो है अधिक काम करता है, तो उसको राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार दिया जाता है। और यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ए हो जाएगा। और वर्तमान समय में अपना उत्तर प्रदेश दुग्ध उत्पादन के मामले में पहले स्थान पे है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच प्रवासन और गतिशीलता समझौते को है? और इन पर जो है काफ़ी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर काफ़ी जो है इस पर सवाल भी उठता है, जब भी वो हाथ मिलाते हैं। आप समझ गए होंगे मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो जॉर्जिया मेलोनी की बात कर रहा हूँ। जॉर्जिया मेलोनी कहाँ की PM है? तो आप सभी को पता है ना? तो जॉर्जिया मेलोनी, जॉर्जिया मेलोनी, 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 इसमें लिख। जॉर्जिया मेलोनी जो कि इटली की क्या है? PM है, प्रधानमंत्री हैं। और ये काफ़ी जो है दोनों PM अपने भारत के और इटली के प्रधानमंत्री जब भी कहीं जाते हैं, साथ रहते हैं, तो अक्सर ये न्यूज़ बन जाती है। हाल ही में भारतीय नौसेना का फास्ट अटैक क्राफ्ट INS काबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहुंचा है?
कोलंबो पहुंचा है, माले पहुंचा है, जेबल अली का बंदरगाह यानी यूए, या फिर मातरबारी बंदरगाह बांग्लादेश में पहुंचा है। तो यह पहुंचा है कोलंबो बंदरगाह पर, और राइट आंसर कौन सा? ए वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। भारत का जो नौसेना फास्ट अटैक क्राफ्ट आईएनएस काबरा है, तो आईएनएस काबरा यह कहाँ पे पहुंचा है? कोलंबो यानी श्रीलंका में पहुंच चुका है। निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगार? खुदाई खिदमतगार का मतलब होता है, ठीक है, यहाँ पे भगवान के सेवक, क्या कहा जाता है इसी को? भगवान के सेवक के रूप में कहा जाता है। खुदाई खिदमतगार का अर्थ होता है, और इसके स्थापक कौन है? खान अब्दुल गफ्फार खान। राइट आंसर हो जाएगा, ए वाला आंसर हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और 1929 में 1929 में 1929 की स्थापना की गई थी। इसमें खुदाई खिदमतगार जो है के संस्थापक रहे हैं कौन? यह रहे हैं आपके खान अब्दुल खान, ठीक है, गफ्फार खान। निम्नलिखित में से किसने हाल ही में कोच्चि लक्षद्वीप द्वीप समूह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन का उद्घाटन किया है? और यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार कहा जाता है। और हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा जो है की गई, ठीक है, कि आ, जो कि आपके लक्षद्वीप है या इसके आसपास क्या है, यहाँ पर तो डेटा कनेक्टिविटी, ठीक है, बहुत ही ठीक है, यानी वहाँ पे आज भी काम करते हैं। वर्क को उत्कृष्ट करने के लिए, नेटवर्क को अधिक स्पीड बढ़ाने के लिए यहाँ पर KLISOFC से हम लक्षद्वीप ऑप्टिकल फाइबर जो है बिछाया जा रहा है। और यह किसके द्वारा कहा गया? तो भैया यह उद्घाटन जो किया गया वह नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया। डी वाला हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। और हाल ही में नरेंद्र मोदी जी जो है यहाँ पे लक्षद्वीप भी है, कि मालदीव के लिए एक चर्चा का विषय भी बन गया, काफ़ी जो वादों रहा यह, है ना। निम्नलिखित में से कौन सी भारत के पूर्वी तट पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील है? चिल्का झील है। चिल्का झील है कहाँ भैया? उड़ीसा में। चिल्का झील कहाँ पे है? उड़ीसा में है। लोनार क्रेटर झील कहाँ पे है? तो भैया यह आपके महाराष्ट्र में है, नासिक जिले में। महाराष्ट्र में है, नासिक जिले में। पंचभद्रा साल्ट लेक कहाँ पे है? तो भैया ये कर्नाटक में है। कहाँ पे है? कर्नाटक में। कुलेरू झील कहाँ पे है? कुलेरू झील भैया आंध्र प्रदेश में। अब बात कर लेते हैं भारत सबसे बड़ी, कई बातें बात कर रहा हूँ यहाँ। सबसे बड़ी खारी पानी की वह है आपकी, ठीक है, पहला पॉइंट। सबसे गहरी झील कौन सी है? का झील। सबसे लंबी झील ये भारत के संदर्भ में है, भारत के सबसे लंबा नड झील का लगभग 92, और सबसे अधिक, सबसे खारे जल वाली, खारे झील की अगर बात करें, यह राजस्थान में है। राजस्थान के पानी की, ताजे पानी, मीठे पानी बड़ी झील, पानी की बड़ी झील कौन झील है मीठे पानी की? वह जम्मू, यहाँ पे है कश्मीर। सबसे अधिक ऊंचाई पर, ऊंचाई पर, ऊंचाई पर, अधिक ऊंचाई पर कामू सिक्किम में।
ठीक है। भारत का एकमात्र तैरता है, या विश्व का भी कह सकते हैं, विश्व का कह लीजिए, भारत के या भारत का एकमात्र तैरता हुआ वह एकमात्र जीव कौन सा है? का जीव। सभी के संदर्भ में आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? ए वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आप 10 पर। श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर के बना होता है? तो आप सभी को पता होगा, आपने क्लास टेंथ में आपने पढ़ा होगा कि जब कोई प्रकाश वहाँ से गुजारा जाता है तो श्वेत प्रकाश जो है गुजारा जाता है, तो वह कितने रंगों में विभक्त हो जाता है? 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। 7 रंग आप सभी को पता है कौन कौन से? मैं कई बार बताया है। इंडिगो, येलो, आई आई नहीं बल्कि बी है आपका, ऑरेंज। आई आई वाई तो लिखा ही नहीं, वाई पहले, आई, और फिर बाद है आपका ऑरेंज का। ये है आपके 7 रंग हैं। कौन कौन 7 रंग है? वायलेट, ग्रीन है, ऑरेंज और रेड है। ठीक है, अब इसके संदर्भ में आपको क्या याद रखना? लाल रंग का तरंगदैर्घ्य, सब लाल रंग का तरंग का है। ठीक है, सबसे कम किसका होगा? मतलब वायलेट का होगा। बैगनी का सबसे कम होता है। कम तरंग कम तरंग का होता है वायलेट का, या याद याद रखना है। सबसे सबसे अधिक फैलाव होता है, या कहा जाए कि अधिक जो है प्रकीर्णन। प्रकीर्णन का मतलब यहाँ पे फैलने से सबसे ज़्यादा जो विक्षेपण होता है वर्ण विक्षेपण का फैलाव, वह किसका होता है? तो सबसे अधिक फैलता है वायलेट या बैगनी। बैगनी रंग का फैलाव सबसे ज़्यादा होता है। सबसे कम विक्षेपण लाल रंग का वर्ण विक्षेपण का होता है, लाल रंग।
ठीक है, तो ये सभी बातें आप ध्यान में रखेंगे। अच्छा, इन सभी रंगों में आपको याद रखना है, रंगों में आपको याद रखना है, तीन प्राइमरी कलर होते हैं। कौन कौन तीन प्राइमरी कलर होता है? एक तो होता है आपका लाल रंग, रेड। एक होता है आपका कौन सा रंग? एक हो गया आपका ब्लू, और एक रंग कौन सा होता है? ग्रीन। क्या होता है साथियों? ये है आपका, ठीक है। तो ये तीन रंग क्या होते हैं? प्राइमरी कलर होते हैं। ये तीन क्या कहलाते हैं? प्राइमरी कलर कहलाते हैं, यानी प्राथमिक रंग। और इनसे जो बनते हैं उनको द्वितीयक रंग कहा जाता है। रेड और ग्रीन से क्या बनेगा? येलो कलर बनेगा। तो येलो कलर कैसा होगा? द्वितीयक रंग होगा। रेड और ब्लू से क्या बनता है? तो ब्लू से तो श्यान रंग बनता है, और मैजेंटा कलर, ठीक है। तो याद रखिएगा मैजेंटा, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, इनके दोनों संयोग से क्या बनेगा? रेड, और इससे बनेगा मैजेंटा। ठीक है, इन दोनों के संयोग से, और इन दोनों क्या बनेगा? यानी, और इनके संयोग से क्या बनेगा? श्यान रंग बनेगा। क्या बनेगा? श्यान रंग बनेगा इन दोनों के संयोग से, ठीक है। और ये मैजेंटा, पीला और श्यान रंग कैसे कहलाएंगे? द्वितीयक रंग कहलाएंगे। तो ये सभी साथी आप याद रखिएगा। तो कितने कलर होते हैं? 7 कलर होते हैं, यानी राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? बी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ग्रेट बैरियर रीफ निम्नलिखित में से किस देश के तट पर स्थित है? फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया या दक्षिण अफ्रीका साथियों? तो यहाँ पर अगर हम बात करें, यह कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया को अगर आप मैप दिखाई देता, ऑस्ट्रेलिया हमारा कुछ इस तरह से है। और यहीं पर पूरा ये आपके बैरियर, यहाँ से यहाँ पर क्वींसलैंड, जैसे अपना उत्तर प्रदेश राजधानी राज्य है, उस लैंड है, यानी यह क्वींसलैंड के तटीय क्षेत्र में लगता है, ठीक है। और इसकी लंबाई है साथियों, ठीक है। तो यह कोरल रीफ है, इसे ग्रेट बैरियर रीफ कहा जाता है, और यह 2500 मीटर की लंबाई में फैला हुआ है। यह किसी भी आपदा, यानी जो समुद्री आपदाएं आती हैं, लहरें आती हैं, उनसे यह बचाव करता है। इसीलिए बैरियर, बैरियर मतलब क्या? रुकावट। तो बैरियर की तरह काम करता है, और ये चूंकि बहुत बड़ा है, 2500 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है, और इसलिए इसे हम कहते हैं ग्रेट बैरियर रीफ। और यह कहाँ पे है भैया? तो ऑस्ट्रेलिया में है। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन 1946 में भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो अगर हम बात करें 9 अगस्त 1946, 9 अगस्त 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक की गई, और इस बैठक में अस्थायी रूप से, अस्थायी डॉक्टर सच्चिदानंद, डॉक्टर का डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को क्या बनाया? अध्यक्ष क्या बनाया? फिर 2 दिन बाद, यानी 11 अगस्त 1940 को स्थायी तौर पर, स्थायी स्थायी रूप डॉक्टर, यानी अपने भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या बनाया? ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। तो राइट आंसर फिलहाल देखो, यहाँ पे अस्थाई और अस्थाई नहीं लिखा है, लेकिन 1946 में लिखा, तो डॉक्टर सच्चिदानंद तो यहाँ पे ऑप्शन में है नहीं। राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? ए वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। प्रयाग प्रशस्त की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा संस्कृत में की गई थी?
भैया ये जो प्रयाग प्रशस्ति ये जो पाया गया है, इसकी जो रचना की गई उसके बारे में तो बाद में बात करेंगे। यह किसके बारे में उल्लेख है, तो पहले तो यह आप समझ, यह जो है गुप्त काल, गुप्त काल के संबंध में बातें की गई, यानी गुप्त काल से संबंधित है कि यह बात यहाँ पर समुद्र के बारे में इस जो है चर्चा की गई है। समुद्र से किससे युद्ध लड़ा, है ना, समुद्र तो जो है उसका प्रशासन शैली क्या था, तो समुद्रगुप्त के बारे में यहाँ पे बात की गई है। समुद्र के संबंध के में बातें की गई है। और यह इसकी रचना जो है प्रयाग प्रशस्ति रचना जो है संस्कृत में किसने किया, तो हरिसेन ने किया था। यानी राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, सी वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा साथियों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अंगूर की खेती, उपज और कटाई को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। यह अंगूर की खेती को कहते हैं क्या कहते हैं, विटिकल्चर, यानी राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी। वहीं हार्टिकल्चर साथियों यह बागवानी से, बागवानी में फल फूल वगैरह सब लगाई जाती हैं, तो बागवानी, तो बागवानी से संबंधित, बागवानी से, यानी इसमें हम बागवानी का अध्ययन करते हैं। वही पीसी कल्चर किससे संबंधित है साथियों, मत्स्य कल्चर किससे, मत्स्य पालन से, पालन का अध्ययन किया जाता है। और सेरी कल्चर किससे संबंधित है साथियों, यह रेशम उत्पादन से, उत्पादन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी वाला आंसर यहाँ पर साथियों करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। बैलाडीला की पहाड़ियाँ बैल के कुबड़ की तरह दिखाई देती हैं और पहाड़ियों की का भारत के निम्नलिखित में से राज्य में स्थित है। क्या यह जो बैलाडीला की पहाड़ी है यह आपके दंतेवाड़ा जो जिला है, वाड़ा, दंतेवाड़ा जिला आप समझ रहे हैं कहाँ पे है भाई, काफ़ी यह नक्सली एरिया है। और यह है आपका कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ में है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अच्छा बैलाडीला और किसके लिए जाना जाता है, तो यह लौह अयस्क जाना जाता है। लौह अयस्क की खान है यहाँ पे, लौह अयस्क क्या है, बैलाडीला, लौह अयस्क की यहाँ पे कई जो है खाने हैं जहाँ से लौह अयस्क को क्या किया जाता है, निकाला जाता है निष्कासन के तौर पर, ठीक है। और यह कहाँ पे है, तो छत्तीसगढ़ में है, तो यह आप याद रखें। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा श्रीलंका भारत से अलग होता है। पहले बात करते हैं मेसिना जल डमरू मध्य की। मेसिना जल डमरू मध्य है, ठीक है। तो मेसिना जो जल डमरू मध्य है यह इटली, इसको अलग करता है, तो इटली व इटली द्वीप, इटली का ही है, तो क्या करता है, अलग करता है। और दो बड़ी जल राशियों को क्या करता है, जोड़ता है। कौन कौन बड़ी जल राशियाँ, आइनो आयोनियन आयोनि आयोनियन सागर और टेरेनियन सागर, सागर क्या करता है, कनेक्ट करता है। आइनोनियन सागर और टेरेनियन सागर को जोड़ता है। इटली और सिसिली द्वीप को क्या करता है, अलग करता है। और साथ ही इसी सिसिली द्वीप पर कई बार जिक्र करके बताया हुआ है, सिसिली द्वीप पर ही है क्या, माउंट एटना एक्टिव है, ठीक है। माउंट एटना जो है सक्रिय ज्वालामुखी के तौर पर जानते हैं आप सभी लोग। और यह सिसिली द्वीप है किसका, इटली। वहीं अगर हम बात करें मकासर का साथियों, मकासर यह जो है यह किसको को अलग करता है, तो जो बोर्नियो द्वीप है और जो सुला, दोनों ही द्वीप जो हैं यह आप कह सकते हैं, लेकिन बोर्नियो पर तीन देश हैं, लेकिन मेनली ज़्यादा क्षेत्रफल जो है इंडोनेशिया का फैला हुआ है। तो यह बोर्नियो, बोर्नियो बोर्नियो है साथी, बोर्नियो
व सुलावेसी सुलावेसी द्वीप को क्या करता है, अलग करता है। तो बोर्नियो और सुलावेसी द्वीप को अलग करता है। कौन से सागरों को जोड़ता है, तो जावा सागर, जावा सागर और सेलेब्स सागर को कनेक्ट करता है। सेलेब्स सागर को क्या करता है, जोड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया। अब पाक जल संधि या पाक जल मन्नार की खाड़ी, तो मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी एक दूसरे से किससे जुड़ते हैं, तो आप सभी को पता है, इसे हम पाक स्ट्रेट कहते हैं, है ना, पाक स्टेट कहा जाता है पाक जल संधि द्वारा, जिससे श्रीलंका और भारत एक दूसरे से अलग होते हैं। तो यहाँ पे यही पूछ रहा है कि चैनल द्वारा श्रीलंका भारत से कौन सा अलग होता है, तो पाक जल डमरू मध्य, यानी भारत और श्रीलंका एक दूसरे से पाक जल संधि द्वारा ही अलग होते हैं। और 8 डिग्री चैनल तो मैंने आपको कई बार बताया, तो 8 डिग्री द्वारा मालदीव, मालदीव व भारत, भारत का कौन सा हिस्सा, लक्षद्वीप का मिनिकाय है, लक्षद्वीप का जो मिनिकाय है वह और मालदीव एक दूसरे से 8 डिग्री चैनल के द्वारा क्या होते हैं, अलग होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा, सोनपुर पशु मेला हर साल भारत के निम्नलिखित राज्य में आयोजित किया जाने वाला सांस्कृतिक कार्यक्रम है। ये जो सोन का मेला होता है, तो साथियों ये आपके हाजीपुर से 3 किलोमीटर, है ना, जो हाजीपुर, सभी साथी कमेंट करेंगे, हाजीपुर से 3 किलोमीटर के यह दायरे में आता है। और यह कहाँ पे है भैया, बिहार में, जो पशुओं का सबसे बड़ा मेला लगता है, विश्व पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ पे लगता है, यह सोनपुर में लगता है, बिहार में लगता है, और यह हाजीपुर से 3 किलोमीटर की डिस्टेंस पर लगता है। विश्व पुस्तक दिवस प्रत्येक वर्ष निम्न किस दिन मनाया जाता है, 25 जून, 7 अप्रैल को, 5 जून या फिर 23 अप्रैल को, बताएं। यहाँ पे हमारा कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो भैया यह मनाया जाता है 23 अप्रैल को मनाया जाता है। हर साल 23 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, विश्व पुस्तक दिवस। और इस बार का जो 2024 का जो थीम रहा है साथियों, वो आप याद रखेंगे। पिछली बार का थीम तो स्वदेशी भाषाएं थी 2023 में, लेकिन 2024 की अगर हम थीम की अगर हम बात करें, क्या था भैया, अपने तरीके से पढ़ें। क्या था, अपने तरीके से पढ़ें, अपने तरीके से पढ़ें, इस बार का क्या रहा था, थीम रहा था। वहीं 2023 में थीम रहा था वह स्वदेशी भाषाएं रहा था, भाषाएं। राइट आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, 23 अप्रैल। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से किस राज्य के कुछ हिस्सों में 400 साल पहले नहर सिंचाई की एक स्थानीय प्रणाली विकसित कहा जाता है, कहीं कहीं इसी कुल्ह लिखा बोला जाता है, कुल्ह। और यह कहाँ चला था, तो यह हिमाचल, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, एक जो ऊपर से आने वाली नहर निकाले जाते थे, हर प्रक्रिया को वहाँ पे क्या कहा जाता था, कुल्ह के नाम से जाना जाता था, जो वहाँ के लोकल जनजातियाँ प्रयोग करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। भारत में जनगणना संगठन के लिए उच्च पद कौन सा है, वरिष्ठ तकनीक निदेशक, उप महारजिस्ट्रार, महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त भारत, या जनगणना अधिकारी। तो नाम से ही समझ में आना चाहिए भाई, या तो बिल्कुल नाम से ही आप पकड़ लेंगे कि भारत का सबसे यहाँ पर जनगणना अधिकारी कौन होता है, तो भैया महारजिस्ट्रार होता है। महा शब्द लग गया, सबसे बड़ा हो गया, ऐसे ही समझ लो। जनगणना आयुक्त होता है। और वर्तमान समय में कौन है भैया, तो वर्तमान समय में जनगणना आयुक्त है, वर्तमान क्या है भैया, जय कुमार नारायण, जय कुमार है। मृत्युंजय कुमार नारायण वर्तमान समय में क्या है, महारजिस्ट्रार हैं। ठीक है, जनगणना के। कुमार संभवम निम्नलिखित में से किस लेखक की साहित्यिक कृति है, तो पहले बात कर लेते हैं महादेवी की। ठीक है, तो महादेवी की जो रचनाएं हैं,
कई जो है फेमस रचनाएं हैं, जैसे यामा। यामा एक बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। यामा किस यामा जो है वो सबसे फेमस रचना है और बार बार जो है एग्जाम में पूछा गया है। के अलावा अतीत के चलचित्र, यह भी बहुत बार पूछा गया है। चलचित्र अतीत के अलावा नीरजा, नीरजा भी एक आध दो बार आया है, लेकिन चलचित्र यामा ये सर्वाधिक बार आए हुए हैं। बाकी इस द्वारा हिमालय और तमाम जो है रचनाएं लिखी गई हैं। महा अच्छा, कुमार संभवम यह जो है महाकवि कालिदास द्वारा लिखा गया है। वही कल्हड़ के द्वारा रजंत रंगड़ी रजत रजत रंगड़ी रजत रंगड़ी के द्वारा लिखा गया है, तो ये कल्हड़ के द्वारा लिखा, याद रखिए। आ र है भाई। तो रजत रंगड़ी किसके द्वारा लिखा गया है? वह कल्हड़ के द्वारा लिखा गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी नाल्को के नाम से जानते हैं और यह पंजीकृत कार्यालय जैसे किस स्थान पर है? इस संबंध में पहले तो थोड़ी बातें आपको याद कि यह जो नाल्को एन से नेशनल, एल से एल से या इसका फुल, और इसकी स्थापना फ्रांस की कहा जाता है कि नाल लिया जाता है कि सहायता से स्थापना फ्रांस की सहायता। और इसके अलावा यहाँ पर याद रखें, नाल्को जो स्थापना तो फ्रांस की सहायता से, ठीक है। और यह इसका है कहाँ पर? यह दो जगह है, उड़ीसा के आंगुल, आंगुल जिला है और दाम, दो अलग इस किया गया है। तो उड़ीसा के आंगुल और दामन जो कौन से नाल्को, और यह भी याद रखेंगे यह बड़ी नाल्को क्या है? एशिया की सबसे बड़ी एल्यूमीनियम संयंत्र है। साथ में यह भी याद रखें, भारत में एल्यूम उत्पादन का उत्पादन 51.8% यहीं से किया जाता है, यानी इन्हीं संयंत्र और दामन जो में है, इस संयंत्र द्वारा 51.8 लगभग लगभग 52% अकेले जो है उत्पादन करता है कोयला। ठीक है? यहाँ पे हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? नाल्को कहाँ पे है? तो भैया यह भुवनेश्वर नहीं लिखा होना चाहिए था साथियों, भुवनेश्वर नहीं। ठीक है। का मुख्य कार्यालय पूछा है, कार्यालय पूछा है, तो कार्यालय है तो बिल्कुल सही है। राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? बी वाला आंसर। कार्यालय आपका भुवनेश्वर में है, लेकिन जो संयंत्र स्थापित है वह आंगुल और दामन, कार्यालय इसका अलग है। ठीक है साथियों, यहाँ पर आप ये याद रखिएगा। और डिगबोई के संबंध में तो आप याद रखिएगा, यहाँ पे सबसे पहले क्या खोजी गई थी? तो भैया यहाँ पे सबसे पहले कच्चे तेल को, तेल की यानी तेल के डिगबोई में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय निम्नलिखित यहाँ पर है। क्या ये जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, स्थापना 7 अप्रैल 1939 में की जाती है। उसका हेडक्वार्टर जो है वह कहाँ पे है? कहाँ पे है? वह कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। वह कहाँ है? स्विट्जरलैंड में।
तो संस्थाओं के जितने भी संस्थाएं हैं साथियों, उनका जरूर आप याद रखिएगा। संस्थाएं एक न एक आपसे एग्जाम में किसी न किसी तरह से, चाहे उनके हेड पर्सन, चेयर पर्सन पूछ लिया जाए, या फिर मुख्यालय पूछ लिया जाए, या फिर कितने सदस्य देश हैं, यह पूछ लिया जा सकता है। तो 7 अप्रैल 1948 हेडक्वार्टर इसका जिनेवा या नीदरलैंड में है। तो वर्तमान समय में डायरेक्टर जनरल हैं। डायरेक्टर जनरल का मतलब जो हेड पर्सन है, और कई सालों से डायरेक्टर जनरल ये अक्सर जो है प्रो चाइना रहता है, जिसका नाम है टेड्रोस एडेनॉम। टेड्रोस एडेनॉम क्या है, यहाँ का डायरेक्टर जनरल है WHO का। राइट आंसर, सी आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा साथियों। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 30। कुल 38 प्रश्न साथियों पूछे जाते हैं आपके GS से, और बेहद इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत सरल होते हैं साथियों। अगर आप लगातार हमारे चैनल के साथ, अगर अभी आप देख रहे हैं और आप चैनल पर नए हैं, तो रिजल्ट मित्रा वनडे एग्जाम प्लेटफॉर्म को आप सभी लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप यूपी पुलिस, आप जो है आपको मैं रिजल्ट दे पहनने के। किसी देश की शहरी क्षेत्रों में रहने वाली आनुपातिक जनसंख्या में वृद्धि को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? ग्रामीकरण कहा जाता है, औपनिवेशीकरण कहा जाता है, अनियोजित विकास कहा जाता है, या शहरीकरण? भैया अगर शहरी क्षेत्र में रहने वाली आनुपातिक जनसंख्या में क्या हो, वृद्धि हो, तो हम कहते हैं कि शहरीकरण में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में स्थित भदोही निम्नलिखित में से किस कला के लिए प्रसिद्ध है? चमकीले मिट्टी के बर्तन। ठीक है, तो जो चमकीले मिट्टी के बर्तन होता है, जिसे चीनी मिट्टी का बर्तन कहा जाता है, और यह जाना जाता है आपका बुलंद, याद रखिए, बुलंदशहर। बुलंदशहर चीनी मिट्टी बर्तन अर्थात चमकीले बर्तनों के लिए जाना जाता है। वही साड़ी की बुनाई भैया, ये आपका वाराणसी है ना, वाराणसी जो साड़ी के लिए फेमस है। और चिकनकारी भैया ये आपका लखनऊ का जाना जाता है। अब कालीन के हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि भदोही ही नहीं, मिर्जापुर सोनभद्र में भी यहाँ पर कालीन की जो है बुनाई जाती है, लेकिन प्रमुख रूप से जो विदेशों तक निर्यात होता है वह भदोही यानी संत रविदास नगर। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष है? भैया बरगद जो है आपके कहाँ का है, भारत का राजकीय वृक्ष क्या है, बरगद है। भारत के अलावा भी और किसी का है? हाँ, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का भी राजकीय वृक्ष क्या है, बरगद है। अपने उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी, यानी अशोक हमारे भारत उत्तर प्रदेश का क्या है, राजकीय वृक्ष है। वही अगर हम बात करें राजकीय पक्षी की, तो अपने उत्तर प्रदेश राजकीय पक्षी क्या है, सारस। आप सभी जानते हैं, है ना, सारस कहते हैं। या इसी सारस को हम और किस नाम से जानते हैं, क्रौच के भी नाम से जानते हैं। अपने उत्तर प्रदेश का जो राजकीय फूल है, तो अपने उत्तर प्रदेश का राजकीय क्या है, पलास। क्या बोलते हैं साथियों, पलास कहते हैं, या इसी को टेसू कहा जाता है। क्या कहता है, पलास कहा जाता है, या इसी क्या बोलते हैं, टेसू कहते हैं। ठीक है। अच्छा, अपने उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु यानी मैमल क्या है? तो अपने उत्तर प्रदेश का जो स्टेट मैमल है, यह स्टेट मैमल क्या है, तो बारहसिंगा अपने उत्तर प्रदेश के जो दुधवा नेशनल पार्क है, इस दुधवा नेशनल पार्क में अकेले उत्तर प्रदेश में, पूरे विश्व में जितने नहीं है उतने उत्तर प्रदेश में अकेले जो है आधा हिस्सा रखता है। वहीं पर राज्य की अगर हम पक्षी की अगर हम बात करें, स्टेट बर्ड की, तो राजकीय पक्षी हमारा, अच्छा पक्षी तो पशु हो गया। अब राष्ट्रीय अगर हम खेल की बात करें अपने उत्तर प्रदेश, क्या हुआ है आपका, हॉकी। हॉकी, तो ये सभी आप जानकारी याद रखिए। राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, डी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलो भैया अगला क्वेश्चन। सुरहा ताल प्रसिद्ध अभ्यारण्य है, जिसमें साइबेरिया और अन्य ठंडे क्षेत्रों से कई प्रवासी पक्षी भी आते हैं, और यह उत्तर प्रदेश के, जिस समय अपने उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आप देखते हैं कि सफ़ेद सफ़ेद पक्षी आते हैं, जो साइबेरियन पक्षी होते हैं, वही पक्षी जो है यह आपके सुरहा ताल में उसी समय आते हैं, नवंबर वाले माह में, जब ठंड शुरू होता है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड होता है, और कम ठंड होने के लिए यह अपने उत्तर प्रदेश के कम ठंड क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, तो सुरहा ताल कहाँ पे है, तो भैया यह बलिया में है। और इस सुरहा ताल को जयप्रकाश नारायण ताल के रूप में जाना जाता है। क्या, किस नाम से, जयप्रकाश नारायण।
जयप्रकाश नारायण ताल के रूप में जाना जाता है इस सुरहा ताल को। वहीं संत कबीर नगर में अगर हम बात करें तो यहाँ पे यह बखीरा पक्षी अभ्यारण्य है। बखीरा पक्षी अभ्यारण्य है जिस रामसर साइट भी किया गया है। वहीं गोंडा की बात करें, यहाँ पर पार्वती अर्गा है। पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य है। पार्वती अर्गा, अर्गा है भाई, पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य अभ्यारण्य है। और यह कहाँ पे है? गोंडा में है। और यह भी एक आपका क्या है? रामसर साइट है। और अपने उत्तर प्रदेश में पटना, उत्तर प्रदेश में एटा जिले में पटना पक्षी अभ्यारण्य, पटना जिला नहीं, पटना पक्षी अभ्यारण्य का नाम है। और यह पटना पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे है? प्रदेश, अपने उत्तर प्रदेश के एटा जिले में। और यह अपने उत्तर प्रदेश का, यह अपने उत्तर प्रदेश का पक्षी अभ्यारण्य, ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी अभ्यारण्य, पक्षी अभ्यारण्य है। मात्र 1.11 वर्ग किलोमीटर के यह फैला हुआ है, तो सबसे छोटा है। वहीं अगर हम सबसे बड़ा की अगर बात करें, अच्छा, बड़ा पक्षी अभ्यारण्य आपका लाख बाघ बहु अभ्यारण्य। वहीं अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का पक्षी अभ्यारण्य, उत्तर प्रदेश का सब पहला पक्षी जो अभ्यारण्य, ये ऐसे है। और ये जो सबसे पहला पक्षी अभ्यारण्य है जिस आजाद के भी हैं, वर्तमान नाम तो यही आजाद, आजाद पक्षी अभ्यारण्य काशी में था। और ये है कहाँ? तो क्या यह है गाँव में। और यह अपने उत्तर प्रदेश का सबसे पहला पक्षी अभ्यारण्य के रूप में जाना जाता है। तो यह भी आप रखेंगे। फिलहाल हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा।